अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? और आप सबकी प्रिपरेशन वगैरह कैसे जा रही है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। ठीक है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है। और ओवरऑल इसमें काफी सारी चीजों पर हमें काम करना है, देखना है कि पहले तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है क्या, या एनर्जी क्राइसिस पहले क्या है, और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस मसले क्यों आए थे, किस वजह से आए थे। हमने ना पहले उन सारी चीजों को देखना है कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस थे कहाँ से आए थे, कब आए थे, या इनका मकसद क्या है। हमने पहले वो सारी चीज देखनी है। अब ये ना एक पुराना एक टॉपिक भी आया हुआ है और एक दफा ऐसे भी आया हुआ है, तो अब उस पे हम पढ़ेंगे कि तो पहले एनर्जी क्राइसिस है क्या, फिर एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कौन से हैं। हमने उसके अलावा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या क्या हो रहा है, ठीक, ग्लोबल पॉलिटिक्स तो एनर्जी क्राइसिस पे हो रही वो, और करंटली सेनेरो क्या है उसका, ये सारी चीजें हमने देखनी है। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, अब आते हैं कि एनर्जी है क्या। कह रहा एनर्जी मतलब एक मैन इज डिपेंड ऑन एनर्जी, इट हैव इक्विटीज रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मतलब कि अब जो हमारे इंसान जात है या जो ह्यूमंस है वो सारे डिपेंड करते हैं एनर्जी पे करते हैं। मतलब अगर एनर्जी ना हो तो जाहिर है दुनिया में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ना इंसान का कोई वजूद होगा। मतलब एनर्जी क्यों जरूरी है, क्योंकि सारा काम हमारा सब कुछ एनर्जी पे डिपेंड है। इंडस्ट्रियल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, या इंडस्ट्रियल हो, रिवोल्यूशन जो भी आया हुआ है, वो सारा सब कुछ किस वजह से आया हुआ है, वो आपका आया हुआ है एनर्जी की वजह से। ठीक है। और ये यहाँ का प्लेस डेवलपमेंट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैज अनप्रेसिडेंट जस्ट 2 years अगो। अगर आप 2 साल पहले भी देखें तो एक नया रिवॉल्यूशन आया था पूरे वर्ल्ड में एनर्जी का, एनर्जी रिसोर्स क्या है और क्या क्या इसमें है। उसके अलावा क्या है, इनकी जो ब्लैक कोल एंड एनर्जी रिच है वो हाइड्रोकार्बन और ऑयल गैस, ये सारे क्या है, ये एनर्जी फ्यूल्स वगैरह। ठीक है। ये सारे आपके एनर्जी में आ जाते हैं, मतलब इनका मुख्तलिफ यूजेज है और मुख्तलिफ इसकी चीजें हैं। तो ये क्या थी, ये तो एक एनर्जी। ठीक है। ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी एनर्जी। ठीक है। जो हमने पढ़ा व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी है क्या और किस हिसाब से। एनर्जी वो चीजें मतलब जो कि हमारी डेली लाइफ में ह्यूमन में काम आए, या जो यूजेज हो, टेक्नोलॉजिकल हो, ह्यूमन हो, या मतलब अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो आपकी हाइड्रोकार्बन है, कोल है, थर्मल है, विंड है, ये सारे मतलब और सारे हैं। उसमें कुछ रिन्यूएबल है, कुछ नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज हैं। ठीक है। आप कह रहा है कि नेवरदलेस मेनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, अब हाइड्रो, सोलर, न्यूक्लियर, विंड or geothermal, biogas, and where has been tapped. The source of energy are not the only renewable, but clean as well, since the hydrocarbons are extremely stable and their use of threatening human health and environment. अब ये कह रहा है कि जो अब जो मैंने सेकंड थर्ड पॉइंट हमारी शेयर्स के कौन से एनर्जी क्राइसिस मतलब कि रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। अब जो रिन्यूएबल सोर्सेज आपके वो कौन से हैं, आपका हाइड्रो है, सोलर है, न्यूक्लियर है, विंड है, थर्मल है और बायोगैस है। अब ये क्या है आपके नॉन रिन्यूएबल, मतलब इनसे ना मतलब के विंड पावर से, सोलर से क्लाइमेट पे ज्यादातर असर नहीं होता। अगर ये चीजें हो ना, मतलब के जो नॉन रिन्यूएबल है, इनसे एक तो क्लाइमेट चेंज पे असर कम पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या, इस पे मतलब के टेम्परेचर बहुत कम होगा। अब जो कोल है या ऑयल है, इससे ना बहुत ज्यादा आपकी क्लाइमेट पे असर पड़ते हैं, टेम्परेचर पे असर बड़ा पड़ता है। तो ये चीज है। ठीक है। उसके अलावा क्या, उसके अलावा इसकी जो थर्ड पॉइंट थी आपकी यहाँ पर, जो हमारी फोर्थ वर्क है, अब वो क्या थे उनके अलावा कि भाई रिसोर्सेज नेशनल ऊपर पड़ते हैं थोड़े, हाँ। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन से आपके, अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस आपके कौन से हैं, मतलब के जो आपके आ जाते हैं, ये क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब उससे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। जो मैंने बताया कि नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, एक तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा एनर्जी में सस्ती पड़ती है, और उनके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, आपकी जो फ्यूल्स है ना वो ज्यादातर यूज होता है। एनर्जी इज नॉट ओनली वाइटल ऑफ द इंडस्ट्रियल बट इज आल्सो द लाइफ ब्लड ऑफ आवर डेली लाइफ। ठीक है। द कंजम्पशन ऑफ fossil fuels has increased
नहीं, वॉइस तो सही है आसिफ। गाइस आप सबको वॉइस आ रही है ना समझ में, यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ, क्लियर है ना वॉइस तो? ठीक है ठीक है। अब जो जो रिन्यूएबल सोर्सेज है वो पता है वो कौन कौन से, मतलब उसमें ना, मतलब एक तो मैंने बताया ना कि आपका क्या आ जाता है अपना ये, मतलब कि अब नॉन रिन्यूएबल से क्या होता है आपको बेनिफिट, एक इन्वायरमेंट हमारा अच्छा बन जाता है, ठीक है। और उसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे बहुत कम असर पड़ता है, टेम्परेचर कम आपका आ जाता है, ठीक है। और इनके अलावा दूसरी क्या चीज़ आपकी ज़रूरी है, दूसरी चीज आपकी क्या जरूरी है, दूसरी चीज जो आपकी है वो मतलब के रिसोर्स इकोनॉमिक बहुत ज्यादा ग्रोथ होते हैं। अब जो रिन्यूएबल है उसमें क्या है आपकी, मतलब एक तो रैपिड इंटरसेक्शंस ऑफ द डेवलपिंग कंट्री लाइक चाइना एंड इंडिया, हाउएवर द मेजर प्रिपरेशंस made preparation hydrocarbon consumed already developing country like USA, Japan, and Western European states. They are still fuels are also main source of energy, heating the houses of the running motor wheels and generation of electricity. Since and demanding has increasing the far more than increasing production of fossil fuel. अब वो क्या कह रहे हैं, मतलब जो वेस्टर्न हमारे कंट्रीज हैं वो मोस्टली किस पर डिपेंड है, वो कह रहे हैं कि जो जो फ्यूल्स हैं उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आजकल जैसे, अब आपको मैं एक मिसाल दूं कि यूरोप वाले क्या करते हैं, यूरोप वाले ये करते हैं कि उन्होंने ना, मतलब कि जो ऑयल का सिस्टम है, गैस उनको खत्म, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे आ रहे हैं। अब मैं आपको एक रिसेंट मिसाल दे रहा हूँ, जर्मनी दुनिया का एक वाहिद वो है कंट्री है जिनके पास ऑयल का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है ही नहीं, मतलब ऑयल रिफाइनरी उसके पास है ही नहीं, उसने सारे बंद कर दिए अभी रिसेंट ही, ठीक है। अगर वो क्या कर अपने मुल्क को बहुत अच्छी सी इन्वायरमेंट पैदा कर रहा है, क्लाइमेट चेंज पर काफी सारा काम कर रहा है, तो ये है, ठीक है। उसके अलावा क्या, अब इसमें इंक्रीज क्या होते हैं, इसमें प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल, मतलब इसमें क्या होता है आपके काफी सारे मतलब के एनर्जी मसले भी होते हैं, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। एक सेकंड आइए, ये है आपका, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके लगा है क्या, फ्यूल पर रिमेन कंसोनेंट एस्टिमेट द रिजर्व ऑफ द डेवलप्ड सून द ऑयल। अब ऑयल क्राइसिस 2008 में आया, ठीक है, उसके बाद 2008 में क्राइसिस आया तो उनकी बैरल कितनी थी, 150 थी। अब रिसेंट जो थी ना, रिसेंट जब रशिया यूक्रेन, अब एनर्जी क्राइसिस होता है वर्ल्ड ग्लोबल क्यों आए थे, उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो रशिया यूक्रेन वॉर थी। अब रशिया यूक्रेन की वॉर से, अब ये तो 2008 में ना, मतलब 150 पर बैरल था, लेकिन जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी ना उस टाइम में, मतलब यूरोपीय यूनियन में 395 या 400 के लगभग पर बैरल था। और इतनी प्राइस हाइक क्योंकि यूरोप पूरा डिपेंड करता है रशिया यूक्रेन पर, तो रशिया की जो बड़ी पाइपलाइन, स्ट्रेट पाइपलाइन 1 और 2, उस पर डिपेंड करता है। तो वो जब उसने बंद कर दी, जाहिर सी बात है यूरोप में तो बड़े क्राइसिस शुरू हो गए ग्लोबल एनर्जी के, तो देखो ग्लोबल हो गए, साथ साथ यूरोप को सबसे ज्यादा इम्पेक्ट पड़ रही है इस बात से। इम्पेक्ट क्यों पड़ता है कि भाई, क्योंकि यूरोप, रशिया ने क्या की थी, वहाँ जो पाइपलाइन थी, स्ट्रीट पाइपलाइन 1 और 2, वो बंद कर दी थी उसने, ठीक है। उस वजह से मतलब आया। उसके अलावा एनर्जी क्राइसिस causes that depend on the non renewable energy resources, fuels, see, hydrocarbons, coal and oil gas get together 85% of the world total energy supply. The respective share in oil 30%, coal 25%, and gas 23%, total 85%, मतलब एनर्जी काउंसिल जो मतलब शेयर करते हैं ना वो ये। अब अगर हम सोलर पे आ जाएं, विंड पे आ जाएं, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी तो एक एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगी ग्लोबल भी और नेशनल हमारे पाकिस्तान की वो भी, ठीक है। उसके अलावा क्या, हमारा इन्वायरमेंटल और जो क्लाइमेट का मसला है वो भी हमारा बेहतर हो जाएगा। एक चीज तो ये भी आपकी आ गई, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो दूसरी चीज आपकी इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है आपकी, आप मतलब के एक तो एनर्जी का खत्म हो जाएंगे, दूसरे क्या उनके अलावा होंगे, जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेस होंगे उनसे हमारा सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएगा, मतलब क्लाइमेट के हवाले से, एनवायरमेंटल के हवाले से, ठीक है। अब ये तो नॉन रिन्यूएबल सारे थे हमारे, ठीक है। उसके अलावा ऊपर क्या हमारी पॉइंट थी, हम उससे डिस्कस कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर कोई आपका सवाल है?
अब ये तो हमने ना अब उसके अलावा वर्ड कंज्यूमेशन डिस्टोर्शन कब हुई थी, वर्ड प्रोडक्ट डिस्टोर्शन है, उसके काजेस कौन कौन से, अब हम इससे देखेंगे। अब ये तो आपको आइडिया हो गया ना कि एनर्जी क्राइसिस है क्या, या वर्ड एनर्जी क्राइसिस क्या है। यहाँ पर कोई आपका सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। गाइस यहाँ पर कोई आपका सवाल है? हयात क्लास थोड़े टाइम पहले ही शुरू हुई है यहाँ पर। और किसी का कोई सवाल है जो आपको समझ में ना आए, ताकि हम क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके कंज्यूमर पे। अब क्या कहता है, consumption shop context production respect to regional distribution as US has only 2% वर्ल्ड और रिजर्व 3% गैस रिजर्व। अब ये क्या है, जो मतलब जो रिजर्व कंजम्पशन है ना, वो यूएसए के पास कितनी है, या जापान की, क्योंकि दुनिया के ना सबसे बड़े जो चार पांच, यूएसए, इंडिया, चाइना, जापान, रशिया और मिडिल ईस्ट, इनके पास में बड़े रिसोर्सेज हैं ऑयल के भी। अब रशिया के पास देखो ऑयल प्रोडक्शन, मतलब जो वो ऑयल साफ करके सेंड करती है, वो उसके पास ज्यादा है, ठीक है, और अपना उसके और पास ज्यादा है। अब ऑयल देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा है, लेकिन मतलब उससे फ्यूल सही से साफ करने के लिए वो यूएस से ज्यादा है या रशिया। उसके अलावा दूसरी बात इससे इम्पोर्टेंट क्या है, और कह रहा है ना कि कह रहा है कि चाइना इम्पोर्ट मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी नीड्स, द लार्जेस्ट फ्यूल रिजर्व लोकेटेड ऑफ इन मिडिल ईस्ट एंड रशिया। मैंने वही बात की कि सबसे ज्यादा जो आपका जो ऑयल है ना, गैस, वो एक तो मिडिल ईस्ट के पास है, और दूसरा आपका क्या कहते हैं अपना ये रशिया के पास है। अब अरब कंट्रीज जो है वो 61% ऑल रिजर्व करते हैं वर्ल्ड, बट दे आर नॉट बिग कंज्यूमर, लेकिन वो बहुत बड़े कंज्यूमर नहीं है। द अनबीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमेशन एंड प्रोडक्शन हैज वन कॉज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस। अभी सबसे बड़ा कॉज तो ये है। दूसरा के अदर थ्री कॉजेज, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। काइंडली ये ना आप स्क्रीन बंद, माइक ना आप सारे बंद कर दीजिए, आज डिस्टर्ब ना हो। कोई सवाल हो तो आप अदरवाइज बोल सकते हैं। ठीक है। अब उसके अलावा सबसे बड़ा क्या है बिहाइंड ग्लोबल एनर्जी काजेस, क्या है उसका जो डिमांड है, टुगेदर सप्लाई, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज लाइक ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज, दीज फैक्टर्स। अब जो कुछ फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपके फैक्टर्स ये हैं। वन ऑफ द एनर्जी, ये यार स्क्रीन के साथ कौन कर रहा है ये। अब देखो उसके सबसे बड़े ना तीन मेन वो आपके वहाँ क्या कहते हैं काजेस हैं। तीन जो मेन आपके वो काजेस हैं, ठीक है, तीन मेन। तो ये तो चीज यहाँ पर आपको कोई सवाल है, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, यहाँ जो आपको मसला हो। शायद यहाँ पर किसी का कोई सवाल है। और किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं। चलिए अब कंज्यूमर कौन से कंज्यूमर क्या है, आपके जो रिसोर्स है वो क्या है कि 1970 में जो टोटल कंज्यूमर थी वो 204 वो थे, बैरल थे, ठीक है। लेकिन बीटीयू इन विच डबल्स इन 2000, मतलब कि जब 2000 में तो वो 402 तक हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर बढ़ता गया 500 कंज्यूमर। इस प्रोजेक्ट एनर्जी डिमांड आने मतलब 2030 तक जो थी वो 50% डिमांड इंक्रीज हो रही थी दिन बाय दिन, ठीक है। उसके एज इकोनॉमी वर्ल्ड मैन्युअली डिपेंडेंट ऑन द फ्यूल एनर्जी। अब दुनिया की काफी सारी जो मतलब इकोनॉमी मिडिल ईस्ट की, रशिया की, वो आपकी किस पर डिपेंड है, वो तो ऑयल फ्यूल्स पर, एनर्जी पे है ना, ठीक है। द डिमांड ऑफ द ऑयल एंड गैस इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स लाइक टेक एग्जांपल चाइना हैज मोर देन डबल्ड इट्स ऑयल use over the past decide 5.5 million barrel
डे, मतलब देखो चाइना सबसे ज्यादा यूज करता है। उसका द यूएस एनर्जी का इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज है, यूएस से जो है वो 11 मिलियन वेलर से यूज करा था पर डे 2020 में। ठीक है। सेम केस इन इंडिया, इंडिया भी बहुत ज्यादा यूज कर रहा था। ठीक है। उसके लिए दूसरी जो थी, दूसरा जो मसला था वो आपका वो है। और जो फर्स्ट, अब जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट जो आपका है वो क्या है, टू सप्लाई ऑयल गैस मेनली डिपेंडेंट ऑन द कैपेसिटी टू पंप फ्रॉम द रिजर्व, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सप्लोरिंग द कंट्रीज ओपेक। अब ओपेक जो है ना, ओपेक का मतलब है, मतलब जो ऑयल प्रोडक्ट करने कंट्रीज है ना, ओपेक का मतलब कि जो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑयल एक्सप्लोरिंग कंट्रीज, मतलब जो और जिसके पास ज्यादा, ओपेक मींस जिसके पास ज्यादा ऑयल प्रोडक्ट हो वो सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है। और उन्होंने प्रोडक्ट बड़ी बनाई थी अच्छी सी करके है। ठीक है। अब थर्ड जो है, थर्ड क्या था, थर्ड है कि हाइड्रोकार्बन्स हैज आल्सो अफेक्टेड ऑन द पॉलिटिकल कंडीशन टू द रिजर्व कंट्रीज, रिसोर्सेज जो कंट्रीज, अनफॉर्चुनेटली द पॉलिटिकल कंडीशन इन all products regions are violating. It is painfully felt by the western world. Arab leaders complained on the oil embargo to the US and retaliations Washington support Israel in 1973 में मिडिल ईस्ट वॉर में। अब जो मिडिल ईस्ट वॉर, जब ऑयल वॉर शुरू हुई थी ना, ऑयल वॉर शुरू काफी टाइम पहले से हुई थी। ठीक है। तो उसमें काफी सारे इश्यूज हुए थे। ठीक है। अब उसमें शायद जो 1973 वाला था, उसमें इस यूएस है किसको सप्लाई कर रहा था, सपोर्ट कर रहा है, किसको कर रहा था, इसराइल को, किसके अगेंस्ट, मिडिल ईस्ट के अगेंस्ट। और उस टाइम भी ऑयल क्राइसिस आए हुए थे। ठीक है। अब ये तो एक मतलब ना कहानी की तरह, उसका रशिया इज आल्सो ओएड टू द विद यूरोप ऑन द गैस सप्लाई, ह्यूज गवेस्ट बिजी कंस्ट्रक्शन पावर इन द वेनेजुएला वेयर फिक्सिंग द यूएस बैक पॉलिटिकल अपोजिशन। अब दूसरी बात क्या थी, जो मैंने वही बात, रशिया जो सारा सबको गैस सप्लाई कर रहा था, गैस या एनर्जी सारी वो यूरोप को कर रहा था। उसका जो वेनेजुएला सबके पास जो मतलब ऑयल रिजर्वेशन थी वो थी, मतलब ना एक चैलेंज फेस कर रहा था, पॉलिटिकल अपोजिशन कर रहा था, किसके बैक साइड है, यूएसए के वेस्ट साइड, बैक साइड। उसके लिए जो सेंट्रल एशियन स्टेट थे वो तो एक नया ऑन इंटरनल पॉलिटिकल का टर्मिनल, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना आजकल, मतलब उनकी बड़ी डीलिंग हो रही है, मतलब कि यूरोप के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है उनका, मतलब एनर्जी रिसोर्सेज को, मतलब जो सेंट्रल एशियन कंट्री वो अब मतलब कि रशिया के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू क्रॉस करके मिडिल ईस्ट जा रहे हैं। तो ये चीज है। ठीक है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट की क्या थी कि नेचर हैज बूस्ट वर्ल्ड मैन विद infinity resource of energy. Man has made himself dependent on the finite resources, the lack of the diversity resources. It is chief causes of the energy crisis. Instead, harnessing new technology, industrial growth, and developing countries like increasing dependent on, मतलब वही कह रहा है कि अब ये जो रिसोर्सेज वगैरह है वो तो सारे खुद भी इंसान बनाता है ना, खुद ही वो रिसोर्स को बढ़ाता है, लेकिन जो डाइवर्सिटी होती है वो किसके, जैसे एनर्जी क्राइसिस की वजह, वो किस वजह से हो रही है, जो मैंने आपको सारी ऊपर कहानी बताई। ठीक है। तो सच इंपोर्टेंस एनर्जी हैज मेड इंपोर्टेंस एलिमेंट। तो डिटेल आपके साथ ना मैं मारिया ने शेयर कर दी। ठीक है। और फर्दर हम इसे क्लास को भी कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है। अब उसके अलावा ना मैं कुछ आपको ना, इससे साथ साथ मैं आपको कुछ ना फैक्ट फिगर दिखाता हूँ यहाँ पर, ये स्क्रीन पर। शायद ये कुछ आपको नजर आ रहे हैं, ये कुछ ना फैक्ट फिगर हैं एनर्जी क्राइसिस, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जो हमारी है ना, इससे हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं यहाँ से ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब जो मतलब ये मतलब ना आप देखें मैप यहाँ पर, मैं से थोड़ा का ऑप्शन पता नहीं कहाँ पर है यहाँ पर। गाइड ऐसे स्लाइड ठीक है, या फिर जूम करो। गाइड स्लाइड देखें, ये ऐसे सही है, ठीक है। यहाँ जो पहले थी उसे उस तरह ओपन करो उसे। नजर ये आपको आ रही है? हेलो। ठीक है, पहले की तरह करते हैं इसे। पता नहीं ये कैसे होगा।
चलिए फिलहाल ना ये नजर सही से नहीं आ रहा है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही यहाँ से। अब फिलहाल ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है गाइस। अब पता क्या है, अब देखो ये कुछ ना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिगर मतलब कि इंडिया के पास पहले कितनी रिजर्वेशन थी, अब यहाँ का क्या है, चाइना के पास कितनी थी 17, अफ्रीका के बचे तो 7, 70, इंडिया के पास। अब ये ना एक फैक्ट मतलब कि आपको रिजल्ट है STV और जो PSEC थी, ठीक है। और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी है यहाँ पर, ये देखो आ गया यहाँ पर। अब जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये देखो डेवलपिंग जो एशियन कंट्री ना, ये देखो ये सारे आपके डेवलपिंग एशियन कंट्रीज है, ठीक है। और जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो ये यहाँ पर है। अब इनकी मतलब रिजर्वेशन जो इलेक्ट्रिसिटी जो सस्ती यूज करें वो कितनी थी, इंडिया के पास कितनी थी, ये यहाँ बांग्लादेश, नाइजीरिया, इथोपिया, इंडोनेशिया, कांगो, पाकिस्तान, तंजीना, कीनिया, युगांडा। अब यहाँ पर देखो ये आपने देखे कि कि शेयर द ग्लोबल टोटल राइट एक्सिस, मतलब टोटल राइट एक्सेस किसके पास है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। और दूसरी क्या कहते हैं अपना डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से कौन ज्यादा यूज कर रहा है या क्या है। अब कह रहा है कि दो 2010 नियरली 1.3 बिलियन पीपल डू नॉट हैव access to electricity, 2/3 of which are 10, मतलब कि 2010 में 1.3 बिलियन को मतलब ऐसे तो जिनको ना बिजली असर ही नहीं थी, वहां बिजली नहीं थी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास ना फैक्ट्स हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पास, ये देखो। अगर आप ये चीज आप पेपर में ऐड कर रहे हो तो आपके पास एक ना बड़े अच्छे नंबरिंग का मौका होता है। अब क्लीन कुकिंग फ्यूल, अब उसके बाद मतलब इंडिया के पास कितना था, यहाँ देखो। अब जो बेहतरीन थी फ्यूल थी वो कितनी थी, किसके पास थी, ये आप देखे सारा मैप यहाँ पर, ये आपको सारा यहाँ क्लियर आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 2010 अराउंड 2.6 बिलियन पीपल रिलायड ऑन ट्रेडिशनल imams फॉर कुकिंग, ठीक है। नियरली 2/3 ऑफ इंडिया हैज 80% सन सहारा अफ्रीकन पॉपुलेशन रिमेन विदाउट क्लीन कुकिंग फैसिलिटी। अब देखो फेक एंड फिगर्स ना मतलब जो आप टॉपिक करते हैं ना उससे आप सर्च कर लिया करें गूगल पे, उसके अबाउट फैक्ट एंड फिगर, यहाँ जो कि इंटरनेशनल इंडेक्स होती है ना, मतलब हर एक डिपार्टमेंट की ना यूनाइटेड नेशन ने हर साल रिपोर्ट शाया करती है, हर तरह से यूनाइटेड नेशन वो अपने साथ शेयर कर देती है, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। साथ ही अब ग्लोबल एनर्जी शेयर कितने डिमांड करते हैं, मिडिल ईस्ट देखो, अब रेस्ट ऑन नॉन ओईसीडी, मिडिल ईस्ट कितनी डिमांड करती है, चाइना और ओसीडी। आपका ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोइंग फॉर मोर देन 1/3 बाय 2023-25, 1% चाइना, 2%, 1% चाइना, 2% इंडिया, 3% मिडिल ईस्ट, अकॉर्डिंग टू 60% ऑफ इंक्रीज होगी यहाँ पर, ठीक है, 2030 तक डिमांड जो है इनकी। नहीं इंटरनेशनल बाजार है वो मुख्तलिफ जगह पे, उसके अलावा ग्लोबल कह रहे हैं पर डिमांड इंक्रीज इन हाई कंज्यूमर कंट्री एज वेल -1.20 पर कैपिटा, ठीक है। ये कुछ आपके ना फैक्ट एंड फिगर थे। अब इसकी ना हम लास्ट पे जाते हैं, आपको थोड़ा बता देते हैं इंक्रीज। अब देखो इंक्रीजिंग, ये देखिए इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन, ऑयल, coal, oil, gas, nuclear, अब कह रहा है कि fuels और which meet 60% of the overall increase in demand. Other renewable will grow the 7.8%, but it still continue contribute only about total 4% डिमांड हो रही है सिर्फ इस चीज की। और अनकन्वेंशनल गैस क्या है इसकी, ये देखिए यहाँ पर। अब कह रहा है अनकन्वेंशनल ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इन द यूएसए हैज reshaping world energy landscape. USA contain important 20% of energy demand, but the rising production of oil and shale gas means it become a self-sufficient 2025 तक उनके पास सिर्फ है, ठीक है। उसके अलावा हम आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो फैक्ट एंड फिगर के हवाले से। अब ये मिडिल ईस्ट का पूरा अब कह रहा है कि बाय दैट 2025 almost 90% मिडिल ईस्टर्न ऑयल एक्सपोर्ट गोस टू द एशिया, मतलब ये देखो। अब के जो 2030 में जो मिडिल ईस्ट है ना, जो मिडिल ईस्ट वो मतलब के एशिया को 90% एक्सपोर्ट करेगा, ये देखें यहाँ पर, यहाँ पर। अब आते हैं इम्पेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज के हवाले से।
अब कह रहा है कि यूएसए नाउ मोर देन confident of reducing emissions by the phasing out of coal and shifting the shale gas. They will reduce emission as well as energy cost. China has already built the energy infrastructure and like move on the shale gas quickly as well as take emission reduction commitment. ठीक है। और कह रहा है अब जो यूरोपीय यूनियन है वो अब जो इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज की निगोटिएशन क्या क्या कर रही है, यूएसए क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, ये मैं आपके साथ अभी ना थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। अब यूरोपियन यूनियन क्या करे, यूरोपीय स्पेशल जर्मनी, देखो जर्मनी वो बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी से इंपोर्ट द गैस है। कॉम्पिटिटिव वीवर टू यूएसए लाइक लोअर एंड इमिशन रिडक्शन एम्बिशंस। अब 2030 अब 25 में आप देखेंगे ये जो 23 है उसमें ना स्टार्टिंग में जर्मनी ने और सारा जो ऑयल रिजर्वेशन थी वो सारी उसमें खत्म कर दी। अब वो सिर्फ गैस और जो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है उसे यूज कर रहा है। इंडिया कॉल्स ओनली डोमेस्टिक ऑप्शन तो विल बी फाइंड द शेल गैस can reduce emissions only when more efficiency and more renewable expensive से पड़ेगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या है आपका आ जाता है व्हाट फ्यूचर लुक लाइक। अब फ्यूचर में क्या होगा, किस तरह से होगा। अपग्रेड ऑन ऑफ द एज गैस के क्या और चीपर गैस मींस लेस इंटरेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी अनलेस वर्ड फोर्स शिफ्टिंग टू द थ्रो एंटी शेल गैस कमीशन लेस लाइकली टू मीट 22% टारगेट जो है उसका कम करना है। ठीक है, टेम्परेचर को। ठीक है, और उसके अलावा वहाँ आ जाते हैं यहाँ पर एंटी कोल कैंपेन लीड बाय द यूएसए प्रेशर ऑन द इंडिया टू रिड्यूस कोल एंड एमिशन। मतलब यूएसए क्योंकि इंडिया के पास सबसे बड़े कोल प्रोजेक्ट हैं, अगर वो कम नहीं कर सकते एनर्जी क्राइसिस, गर्मी क्यों होती, गर्मी या एनर्जी क्राइसिस या टेम्परेचर क्यों, उसकी वजह से कि हमारे पास कोल प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से ना ये मसले हमारे पास आ जाते हैं। दूसरा कि वही है मस्ट स्ट्रेटेजिकली कॉम्बिनेशन एनर्जी सिक्योरिटी अफोर्डेबल विद क्लाइमेट एक्शन। अब देखो यहाँ पर कोई अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे आप वो पूछ सकते हैं गाइस। आपका कोई सवाल है यहाँ पर तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको इंडेक्स इंडेक्स तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे ना सबके साथ जो है ये इंडेक्स वगैरह। यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। Misal mas binawa. Kakal ba niya? गाइस यहाँ पर कोई किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं वो। यहाँ पर कोई सवाल है आपका गाइस कोई भी, अगर है तो मुझे बता दें फिर, ताकि मैं इसका थोड़ा ना जो अभी करंटली सिचुएशन है वो मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पर किसी का कोई सवाल है गाइस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आपने जो मटेरियल कलेक्ट की है ये आपने खुद इंटरनेट से रिसर्च करके कलेक्ट की है? इसका सोर्स वगैरह बता दे सर काइंडली। जी इसका जो सोर्स ऑफ है ना, जो मतलब इंटरनेट से आपकी इंडेक्स वगैरह होती है ना, इंडेक्स वगैरह मतलब जो एनर्जी क्राइसिस जैसे वर्ल्ड ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का G20 हो गया, या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो वो इंडेक्स होती है ना ईयरली बाय, या वो जो आप 4 मंथ 6 मंथ इंडेक्स शेयर करते हैं, उन्हीं से हम निकाल के वो बना कर एडिट करते हैं, और कुछ जो हम मतलब खुद बना एडिट वगैरह कर बना कर वो देन हम बना लेते हैं। मोस्टली जो इंटरनेशनल सोर्सेस होते हैं हम वो यूज करते हैं, जैसे यूएन नेशन की इंडेक्स हो गई, G20 की हो गई, फेट ऑफ IMF वर्ल्ड बैंक है, या मिडिल ईस्ट की जो आती है मैगजीन वगैरह, या फॉरेन अफेयर्स है, फॉरेन पॉलिसी, या द डिप्लोमेटिक न्यूज़पेपर मैगजीन, इनसे हम निकाल के ये चीज शेयर करते हैं आपके साथ। और से कोई सवाल है। गाइस ने क्लास में ना कुछ टाइम बचा था कि ना जो भी करंट सिचुएशन है इस क्लास मतलब जो करंट सिचुएशन है क्या एनर्जी सोर्सेज की, उस पर हम डिस्कस थोड़ा करेंगे। यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो बताएं। आप कह रहे हैं कि ऑल लीव्स ऑन द रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल एशिया रिसोर्सेज। अब जो मैंने बताया ना शुरू में कि जो एनर्जी क्राइसिस के जो सोर्सेज वगैरह है ना, वो अब सारे सेंट्रल एशिया के पास में बहुत सारी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑयल गैस सारी चीजें वगैरह एनर्जी
और नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल सोर्सेस सारे वो क्या कहते हैं रशिया के पास ऑलरेडी काफी ज्यादा है। अब यूरोप या जो मिडिल ईस्ट है वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं साथ साथ, सेंट्रल एशियन की तरफ पर आ रहे हैं, जो मैंने पहले आपको बात बताई थी। इसका मैं थोड़ा आपको साथ साथ ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपने इसे अच्छे से देख लें। अब कह रहा है कि Central Asian descent demanding the Soviet Union today they transform into the pure global geopolitical of energy. Now as the heartland of Russia, Central Asia survives as a vital link between the number of the strong and dynamic economic including China and the European Union, इंडिया, जापान एंड रशिया। पहले तो ज़ाहिर है हम डिपेंड करते यूरोपीय मतलब यूरोप पर, इंडिया, जापान पे, लेकिन अब जो सेंट्रल एशिया की जो हार्टलैंड है रशिया की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, मतलब वो उनके पास एक बड़े रिसोर्सेज हैं, बड़ी चीजें हैं वो। उसके अलावा अब ये यहाँ कर सेंट्रल एशिया सिग्निफिकेंट स्टीम फ्रॉम द ह्यूज रिजर्वेशन ऑन अनटैप्ड क्लीन एफिशिएंट raw obtained energy mineral and metal resources and low landlocked geography, geostrategic location, economic potential. These are factors that indicate regional and global power engaged in the power struggling, enhancing their respective influence into the region. अब इतनी चीजें होने के बावजूद जाहिर सी बात है, तो अब ये तो लैंड लॉन्ग कंट्रीज है, इनके पास ज्योग्राफी भी अच्छी है, जियोग्राफिक लोकेशन बेहतर है और इकोनॉमी के पास ये पोटेंशियल है। तो जाहिर है जब मतलब रशिया यूक्रेन के बाद तो दुनिया पे ग्लोबल लेवल पे बड़े इम्पैक्ट पड़े हुए थे, तो फिर वो सारे लोग सेंट्रल एशिया की तरफ, यूरोप की तरफ, मतलब रशिया की तरफ आने लगे। अब रशिया ने जब यूरोप की बंद कर दी तो वो कुछ कंट्री मिडिल ईस्ट की तरफ आ गए, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ वो क्या कहते हैं अपनी डिमांड करना या एग्रीमेंट करना शुरू कर दी। अब वो क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो जियोस्ट्रिक लोकेशन अच्छी है, जियो पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिकल बहुत पोटेंशियल है, उन पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है हर चीज के हिसाब से, देन उन्होंने की। अब इसका जो एम है उसका पाकिस्तान चाइना यूनाइटेड स्टेट बिहाइंड द हंट ऑफ द डोमिनेट्स इन द रीजन, क्योंकि पाकिस्तान भी एक ना इस यहाँ पर एक मतलब एक मेन पाइपलाइन है, क्योंकि सेंट्रल एशिया कंट्री को मिडिल ईस्ट जाने के लिए पाकिस्तान क्रॉस करना है, चाइना को सेंट्रल एशिया जाने के पास है पाकिस्तान क्रॉस करना। अब रशिया अगर आएगी तो वो भी पाकिस्तान क्रॉस करके वहां जाएगी, ठीक है। उसके अलावा क्या आप जो यहाँ पर सजेशन ऑल थ्री सजेशन जो मेन वो तीन वो क्या है, पाकिस्तान कोरस फॉर इंटर, पाकिस्तान की इंटरेस्ट क्या है, international political dynamic coupled with the leadership change. Pakistan have visited a policy towards Central Asia, shifted the accused number of the interested. अब देखो वैसे इंटरनेशनल डायमेंसिटी में बहुत ज्यादा चेंज हो गई है ना, इस वजह से पाकिस्तान ने भी अब अपनी लीडरशिप शिफ्टिंग की हुई है, कहाँ पर, सेंट्रल एशियन के पास, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफी सारी चीजें हैं। उसके अलावा कमर्शियल इंटरेस्ट क्या है, अब कमर्शियल इंटरेस्ट ये है कि सेंट्रल साउथ के पाकिस्तान इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ साउथ एशिया, सिक्स पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके अलावा मतलब काफी सारे मसले हैं, तो उनको खत्म करने के लिए सेंट्रल एशियन कंट्री के पास जा रहे हैं ताकि वो इनको बड़ी एक सपोर्ट दे, एक अच्छी सी एनर्जी हर चीज दे। और पाकिस्तान एनुअल एनर्जी डिमांड टू कंज्यूमशन रेट आर द एस्केलेटिंग मेनी फोल्ड्स, और पाकिस्तान हर दफा यही करता है कि मतलब कि ना रिपोर्ट के मुताबिक। उसके अलावा ये मतलब कि इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक एनर्जी सेक्टर कंज्यूम 238 MTOD मिलियन टन ऑफ इक्वल ऑयल गैस, ठीक है। और रिसेंट कितनी होगी ये भी सारा मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। उसका करंटली पाकिस्तान डिपेंड ऑन द सऊदी अरेबिया एंड गल्फ कंट्रीज टू फुलफिल डोमेस्टिक एनर्जी डिमांड, बट दीज एलिगेशन alliances with time of against cause of Pakistan compromise the national interest. The trade-off between the complying with the state energy demanding to maintaining one's integrity and the sovereignty. Republic of Central Asia proved to the breath of fresh air and the respect. अब पहले पाकिस्तान सऊदी और गल्फ कंट्री के भी डिपेंड, लेकिन वहां पर मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से बहुत सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान को बड़े सारे मसले हो रहे थे। देन फिर पाकिस्तान ने मतलब कि अपनी एनर्जी को बेहतर बनाने के लिए वो फिर उन्होंने डिमांड सेंट्रल एशिया को, और सेंट्रल एशिया के जो काजा उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान, या जो ये क्या कहते हैं अपना ये दूसरा कंट्री कौन सा है आपका तुर्कमेनिस्तान, इन्होंने बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स पाकिस्तान को दिया। उन्होंने पाकिस्तान को वीट ज्यादा वीट की कीमत की, और इन तीनों चारों कंट्री ने पाकिस्तान को एनर्जी हर चीज के हिसाब से बड़ी सपोर्ट की थी। उसके अलावा क्या है, दूसरा क्या है आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट यही है कि साउंड ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशनशिप, पाकिस्तान बहुत एक अच्छी एसेस मिल जाएगी। कह रहे हैं कि असेस टू 90 बिलियन सेंट्रल एशियन मार्केट है,
Similarly, the Republic of Central Asia can prove to the economic and source of the Pakistan import the raw material मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अब देखो $90 बिलियन पाकिस्तान की मार्केटिंग बन रही है सिर्फ सेंट्रल एशियन कंट्री की वजह से, ठीक है। उसके अलावा म्यूचुअल जो ट्रेड हो रहा है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा ग्रोइंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। एक तो ये हो गया। पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है, वन ऑफ द रीजन behind China involvement Central Asian resolving experiencing autonomous region bordered with the three Central Asian country republic Kazakhstan, Tajikistan, T20 Shanghai Cooperation was one of the invited the taking the mutual China Russia promoting the regionalism and faculty the negotiation among the China Russia Trade Republic of Central Asia। अब ये क्या है कि जो तीन मेन कंट्री है सेंट्रल एशिया के, वो तो वैसे ही रशिया के साथ ऑलरेडी थे, लेकिन अब वो शंघाई कॉर्पोरेशन में आ गए। ये जो मेन तीन कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ये एक अच्छा ट्रेड सिस्टम चला रहे हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। किसके साथ बढ़ा रहे हैं? सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ। इससे क्या हुआ, इनका अपना एक प्रो ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। ये तो हो गई, ठीक है। अभी जो एनुअल वो आपका सुना उसमें सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था वो कार प्रोजेक्ट था, जो कि बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है, जो पाकिस्तान को बड़े सारा बेनिफिट मिलेगा। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है इसकी, इंटरेस्ट क्या है उसमें, कह रहा है कि अल्टरनेटिव रूट ऑफ असेसिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर thanks for the infrastructure potential in Russia region could be the transportation of the hub of the Russia 15 Central Asian one of the most important region because of strategic location since link Europe with Asia। बीआरई, अब देखो बीआरई जो प्रोजेक्ट है वो सीपेक से जो रूट जा रहा है ना आपका बीआरई, अब सीपेक जो रूट है वो अफगानिस्तान से लेके काबुल, काबुल से गाजी सिटी से लेके फिर वो कनेक्ट कर रहा है सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ। पूरा का रूट जो रूट बाय ट्रेन रेलवे भी और बाय रोड भी। अब ये सेंट्रल एशियन से क्रॉस करके रशिया, रशिया से फिर वो यूरोप जा रहे हैं, और यहाँ से सेंट्रल एशियन से यूरोप भी जा रहे हैं, तुर्की के साथ है। और दूसरा एक प्रोजेक्ट था आईयूटी इस्लामाबाद तुर्की पाकिस्तान। अब वो भी एक किस्म के सीपेक और बीआई का प्रोजेक्ट है, जो कि ईरान, तुर्की और ये सारे ब्लॉक में पाकिस्तान से जाकर यूरोप जा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। अब सिक्योरिटी इंटरेस्ट कौन सी है, देखो जब से यूएसए ने विथड्रॉ वहां से किया हुआ है अफगानिस्तान से, एक तो अब जब से अफगानिस्तान को बीआरई प्रोजेक्ट चाइना हिस्सा दे रही है, ऐसी बात है, तो फिर वो खुद चाइना ये कह रहा है कि हम मतलब कि वो चीजें खत्म करेंगे, जो मतलब कि इस्लाम मिलिट्री नेटवर्क है। अब दूसरी बात क्या है, अब सिंस रशिया माइट दे मूव ऑन मिलिट्री टू द रशिया सीरिया, शाम में मतलब जो दमिश्क सिटी है वहां पर वो क्या करें, जो मतलब कि अपनी कैंप वगैरह लगा कर उन चीजों को भी दहशतगर्द जो भी खत्म करके वो क्या करें, मतलब एक ना अपना भरोसा ले रहे हैं। अब वो किस हिसाब से, वो ये कि वहां अब जब यूएसए ने विथड्रॉ किया वहां से अफगानिस्तान से, तो अब तालिबानों ने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया कि हम आप हमें रूट दे, ट्रेड दें हम, ताकि उस चीज को तालिबान वो मतलब ये करेंगे, सिक्योरिटी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, देन ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। क्लास में थोड़ा टाइम जब मैं आपकी कंक्लूजन बता, रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन इसमें यही है कि चाइना, यूनाइटेड स्टेट की जो आपस में चल रही टसल, इनको वो हटा कर मतलब एक साइन करे, जो कि मतलब इन निगोटिएशन जो हो रही है स्टेट की, ठीक है। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज और जो क्या कहते हैं अपना ये मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया या आपस में बेहतर बन जाए, ठीक है। और अब रीजन में पाकिस्तान, चाइना,